हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह परमार। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुश और पुल पर। तो लॉज ऑफ मोशन का हमारा ये एक पार्ट है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को कभी पुश करते हैं तो कभी पुल करते हैं। दोनों ही केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और दोनों केस के अंदर आज हम जानेंगे कि किसी को पुश करना आसान होता है या किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करना आसान होता है। तो बहुत ही मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, किस तरह से हमें ऑब्जेक्ट को चलाना है और दोनों ही केस में कौन सा बेहतर तरीका है, कुछ बेहतर वे की हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन नोट निकाल लें और हमारे साथ इस टॉपिक का आनंद लें। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम जाएंगे एक ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ हमने कोई एक ब्लॉक ले लिया। ठीक है, एक तरफ हम इसको पुश करने वाले हैं और एक तरफ हम इसको पुल करने वाले हैं। ओके, तो ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ही ऑब्जेक्ट है। पहले इसको यहां रखा, फिर हमने इसको यहां रख लिया। चलिए, सेम मास वाले। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा हुआ है? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है यहाँ पर। ओके, चलो, एक तरफ हम करने वाले हैं इसको पुल और दूसरी तरफ पुश के बारे में बात करेंगे। तो पुश और पुल और पुश। चले बच्चों, तो पुल करना मतलब एम मास का जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिया है, इस एम मास वाले ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे पुल करने के लिए। तो हमने फोर्स अप्लाई की एफ। इस समय जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करने के लिए, उस फोर्स को हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर होगा। तो इस समय जो फोर्स हम बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं वो रिजल्टेंट फोर्स ये वाली है। अब इस रिजल्टेंट फोर्स के अंदर दो डायरेक्शन के क्या है? इफेक्ट है। पहली डायरेक्शन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। और जो थीटा इस एफ का बन रहा है वो भी आपका किसके साथ बन रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। तो इधर जो एफ का कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस थीटा। हमने पहले ही पढ़ा है, जब भी एक रिजल्टेंट वेक्टर को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का वो कंपोनेंट जो थीटा बनाता है, जिसके साथ आपका रिजल्टेंट थीटा बनाता है, वो कॉस होता है और दूसरा कंपोनेंट कौन होता है? साइन होता है। ओके, तो इस तरह से हम साइन और कॉस दो कंपोनेंट के फॉर्म में एक रिजल्टेंट को ब्रेक करते हैं। तो यहां भी ये फोर्स हमारा कौन है? रिजल्टेंट फोर्स है। इसको भी हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हो जाता है और दूसरा कंपोनेंट इस फोर्स का हमारा यहां से होगा वर्टिकली अपवर्ड, वो होगा एफ साइन थीटा। तो इस फोर्स में दो इफेक्ट हो गए, थोड़ा ये हॉरिजॉन्टली खींचता है और थोड़ा सा इस ब्लॉक को यहां से ऊपर भी उठाता है। चलिए, और कितनी फोर्सेस यहाँ वर्क कर रही होगी? तो इस बॉडी का मास m और इस पर ग्रेविटी वर्क करती होगी। तो एक फोर्स mg वर्टिकली यहाँ से डाउनवर्ड भी लगती होगी इस बॉडी पे। अब जो mg डाउनवर्ड लग रहा है उसके ठीक अगेंस्ट और अपोजिट ये सरफेस भी एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से कहाँ प्रोवाइड करती है? अपवर्ड डायरेक्शन में। सो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड और mg कहाँ पर है? डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी फोर्सेस इस बॉडी पर क्या कर रही है? वर्क करने वाली है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये फोर्स अप्लाई शुरू करते हैं तो इसमें इंटेंशन ऑफ मोशन तो आएगी आएगी। हम बात ही किसकी कर रहे हैं? फ्रिक्शन की। और फ्रिक्शन कब डेवलप होती है? जब किसी बॉडी पर जैसे ही कुछ फोर्स हम अप्लाई करते हैं उस फोर्स के साथ ही उस बॉडी का जो सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट है वहां पर एक ऑपोजिट, एक रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स डेवलप होती है जो सीधा सीधा किसके अपोजिट होगी? डायरेक्शन ऑफ इंटेंशन ऑफ मोशन के। तो यहाँ ये एफ कॉस इसको खींचना चाहता है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ डेवलप होगी अपोजिट टू इंटेंशन ऑफ मोशन। क्लियर है इतना आप लोगों को? तो चलिए, क्लियर है तो इस पर हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं कितने होने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, नॉर्मल रिएक्शन की हम बात करें तो ये अपवर्ड है और साथ ही एफ साइन थीटा की बात करें तो वो भी कहाँ पर है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। देखिए, यहां से तो हमने जब रिजल्ट से दो कंपोनेंट बनाए तो इसका तो काम खत्म हो गया।
अब आपके पास दो कंपोनेंट है, एक एफ साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा, इन्हीं पर आपको डिस्कस करनी है। रिजल्ट को जब दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं तो रिजल्ट का कोई काम नहीं बचता, खत्म हो जाता है ना। अब ये दो पार्ट बचे हैं आपके पास, तो इस समय नॉर्मल रिएक्शन आपका अपवर्ड है और एफ साइन थीटा भी कहाँ है, अपवर्ड। सो एन इज इक्वल एन प्लस एफ साइन थीटा बोथ आर एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इनके अगेंस्ट डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं, वो है mg। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन को हम कैलकुलेट करें तो वो हमको मिलती है mg, इसको उठा के इधर ले आओ तो ये बन जाती है f साइन थीटा। ठीक है, mg यहां पर बैठा हुआ था, f साइन थीटा को हम इधर लाएंगे तो mg माइनस f साइन थीटा, ये है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। चलिए, तो फ्रिक्शन कितना, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन। सो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी हमारी mg माइनस एफ साइन थीटा। देखिए यहाँ पर एफ साइन थीटा आपका जितना ज्यादा होते जाएगा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, और जितनी ही नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी उतना ही फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, विथ डिक्रीज इन नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों के दोनों हमारे एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होनी है वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाना है। ठीक है, चलिए, तो हमको फ्रिक्शन यहाँ इस पुल के केस में इतनी मिलती है, ये हो गई बॉडी को पुल करने की बात। इसको कंपेयर करेंगे हम पुश के साथ, तो पहले हम पुश की कैलकुलेशन कर ले, उसके बाद कंपेयर करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम इसको पुश करने वाले हैं, तो यहां से हमने एक फोर्स अप्लाई की इस बॉडी पर। ओके, तो ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रही है, दैट एंगल इज थीटा। यहां से हमने एफ फोर्स इस बॉडी को पुश करने के लिए इस पर अप्लाई की है, तो इस फोर्स को आगे बढ़ा लेते हैं। ये फोर्स की वैल्यू हमारी यहां आगे इधर आ गई है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हम इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए, अब ये थीटा है तो ये वाली एंगल भी कितनी होगी, थीटा होगी। ये आपका एफ फोर्स है, यहां से डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा तो इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ा लिया इधर, तो ये थीटा है, ये थीटा है। तो इस एफ के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, थीटा के साथ वाली कंपोनेंट हमारी होगी एफ कॉस थीटा, और दूसरी कंपोनेंट हमारी होगी इस एफ कॉस थीटा के ठीक परपेंडिकुलर, ये रही, जिसकी डायरेक्शन कहां पर है, डाउनवर्ड। ये वाली कंपोनेंट है इसकी एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो एफ ने अपना काम कर दिया, इस रिजल्टेंट फोर्स ने अपने दो इफेक्ट दे दिए, एक एफ कॉस थीटा और दूसरा कौन है, एफ साइन थीटा। चलिए, और कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस बॉडी का मास कितना था, m, तो एक फोर्स और यहाँ पर वर्क कर रही होगी, कौन सी, mg, जो कि वर्टिकली कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी। अब जितना mg डाउनवर्ड है, ये सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन कहाँ प्रोवाइड करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो इसका भी नेट कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। अब इस समय नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है और mg और f sin थीटा दोनों कहाँ है, डाउनवर्ड। सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। डन, तो इस समय नॉर्मल रिएक्शन हमारा इतना हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी, यहां डेवलप होगी फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन होगी हमारी म्यू इंटू एन के इक्वल। सो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg प्लस एफ कॉस थीटा। चलिए बच्चों, तो इस समय आप देखो यहां नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, एन इस केस में कैसा हो रहा है हमारा, डिक्रीज। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो गई हमारी, डिक्रीज। बट इन नेक्स्ट केस नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी यहां पर, इंक्रीज। और जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन हमारी बढ़ जाती है, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो गई, प्लस। तो इस समय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो गया है, इंक्रीज।
मतलब ये हुआ कि हम जब धक्का लगाते हैं किसी को, पुश करते हैं किसी बॉडी को, तो उस समय फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होने से मुझे उस बॉडी को मूव कराने के लिए, रिलेटिव मोशन लाने के लिए उस पर ज्यादा फोर्सेस की नीड लगेगी। मुझे हाई अमाउंट ऑफ फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो चुकी है, इंक्रीज, और उसने सीधा सीधा किसको बढ़ा दिया है, फ्रिक्शन को। ठीक है, अब आते हैं हम पुल पर। तो पुल पर देखा हमने नॉर्मल रिएक्शन तो डिक्रीज हो गया, नॉर्मल रिएक्शन ही डिक्रीज हो गया है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी डिक्रीज हो गया है। तो अगर मैं किसी को रस्सी बांध कर खींच के ले जाता हूं, तो मुझे उसको खींचना क्या लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा, और मैं उसको आसानी से क्या करता हूँ, खींचते हुए तेजी से भगा के ले जा सकता हूँ, क्योंकि उस समय फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर किसी को धक्का दे के आप आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा ट्रेन के अंदर हम इंजन कहाँ लगाते हैं, आगे लगाते हैं। एक छोटा सा इंजन 100 डिब्बों को एक साथ खींच के अपने साथ लेकर जाता है। हमारी बाइक्स में, कार्स में, व्हीकल्स में, इन सब के अंदर जो इंजन लगा रहता है वो हम कहाँ लगाते हैं, आगे लगाते हैं, क्योंकि जितना भी टॉर्क क्रिएट करना होगा उसको आगे क्रिएट करेगा, और पीछे लगा हुआ सारा मटेरियल वो खींच के अपने साथ ले जाएगा। अगर इंजन पीछे लगा हुआ हो तो उसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा बॉडी को रन कराने के लिए, क्योंकि उस समय फ्रिक्शन की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हर एक मैकेनिक्स में हम लोग करते क्या है, इंजन को हमेशा आगे रखते हैं, ताकि हमारी गाड़ी को हम बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, और हमारे वर्क थोड़े आसान हो जाए, कम एनर्जी में हम लोग ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोगों को? तो खींचना आसान है या किसी को धकेलना? तो हमेशा उसको खींचना आसान होता है। अगली बार कभी तुमको धक्का लगाने की जरूरत पड़े तो धक्का लगाने के बजाय उसको खींच लेना। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये था हमारा पुश और पुल। आज के लेक्चर में हम इतनी ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मजा आया हो पुश करने में और पुल करने में। तो आप लोग एक बार प्रैक्टिकली ये वर्क करके देखें, आपको रिजल्ट भी उतने ही अच्छे मिलने वाले हैं। चले बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।